नमस्कार दर्शकों, यूसीएन विशेष इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं याशिका। दर्शकों, प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के दरमियान और प्रेगनेंसी के बाद एक मदर को और बच्चे की किस तरीके से केयर की जानी चाहिए, साथ ही साथ बच्चे को जब एक माँ ब्रेस्ट फीडिंग करती है उस दरमियान उसकी केयर किस तरीके से की जानी चाहिए, साथ ही नॉर्मल डिलीवरी और जब सी सेक्शन होता है उस समय एक माँ की किस तरीके से केयर की जानी चाहिए, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में किम्स किंग्सवे से डॉक्टर मुग्धा गिल मैम, सीनियर कंसल्टेंट OBGYN, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मैम, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you Yashika and for that wonderful introduction. I'm glad to be here and मैं भी चाहती हूँ कि आपके दर्शकों को मैं गाइड कर सकूँ कि प्रेगनेंसी और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में क्या डिफरेंस है। हम पहले ट्रेडिशनल वेज फॉलो करते थे, लेकिन अभी मॉडर्नाइज टेक्निक टेक्नोलॉजीज़ कुछ अवेलेबल है एंड उसके साथ हम नॉर्मल डिलीवरी को कैसे इजी बना सकते हैं, सिजेरियन सेक्शंस को भी कैसे इजी कर सकते हैं और हाई रिस्क प्रेगनेंसी को अर्लीस्ट डिटेक्ट करके कैसे मैनेज कर सकते हैं। दैट आई वुड लाइक टू से। थैंक यू मैम। आप 15 सालों से इस फील्ड से जुड़ी है, साथ ही साथ पहले जो होता था वो नॉर्मल डिलीवरीज ज़्यादा होती थी और अब समय के साथ साथ ना सीजर ज़्यादा होने लगे हैं, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? यस हमें पहले, अगर आपने देखा होगा कि पहले सब लोग जल्दी शादी कर लेते थे, जल्दी बच्चे प्लान कर लेते थे। अभी हम लेट, हमारे करियर ओरिएंटेड है, हमें अपनी जॉब की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है एंड उसके बाद हमें प्रेगनेंसी प्लान करनी है। देन दीज प्रेगनेंसीज ये उसके बाद थोड़ी हाई रिस्क बन जाती है। हमारा हर एक प्रेगनेंसी को देखने का तरीका, उसके ऊपर पेरेंट्स का काफ़ी इम्पोर्टेंस आता है, उन्हें वो प्रेशियस बेबी लगता है और इस वजह से वो एक ही बेबी प्लान करते हैं और उस प्रेगनेंसी में उन्हें बेबी और मदर दोनों की हेल्थ उतनी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें हाई रिस्क फैक्टर्स लेट एजेस में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड डिसऑर्डर्स। हमारी लाइफस्टाइल को लेके आपने जैसे बोला कि सिजेरियन सेक्शन का रेट बढ़ गया है, तो हाँ, हम पहले एक्टिव थे या फिर हमारे वेट बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट नहीं बोली जाती थी। पहले हम एक्टिव रहते थे और घर के सारे काम करना प्रेग्नेंट लेडीज़ को कॉमन रहता था, लेकिन अभी हम प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट ज़्यादा होती है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, बहुत जल्दी वेट गेन हो जाता है। इट इज़ ईटिंग फॉर दो लोगों के लिए खाना, तो वो वेट पुट ऑन कर लेते हैं। तो वो सारी सिडेंट्री लाइफस्टाइल से हमारा वेट गेन से हमारी नॉर्मल डिलीवरीज के चांसेस कम हो गए हैं। देन IVF प्रेगनेंसीज जैसे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, हाई रिस्क 2 या 3 बार सीजर होना, ट्विंस प्रेगनेंसी, एकदम लेट मैरिजेस एंड लेट प्रेगनेंसीज में भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी से सिजेरियन सेक्शन रेट बढ़ गया है। मैम, जैसे कि कॉमन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं, इन्हें आप कैसे मैनेज करती है? प्रेगनेंसी की मैनेजमेंट मैं बोलूँगी प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले से शुरुआत होती है। अगर हम पहले देखें कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग एक सेक्शन है जिसमें हम कपल्स की कुंडली मैच करने से अच्छा कि उनकी हेल्थ स्टेटस पहले देखने के लिए बोलेंगे कि हेल्थ स्टेटस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनका हेल्थ स्टेटस अच्छा है, उन्हें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स या फिर प्री एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, थायराइड का कुछ प्रॉब्लम है, तो उन्हें करेक्शन पहले करना चाहिए। जेनेटिक प्रॉब्लम्स अगर उनकी फैमिली में है तो वो उन्हें ठीक करने चाहिए। अगर वो ओवरवेट है और उन्हें बैलेंस लाइफस्टाइल नहीं जी रहे या फिर अल्कोहल या टोबैको की आदतें हैं, तो उन्हें वो ठीक कर लेनी चाहिए। फिर हम 3 महीने का फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स चालू करते हैं एंड देन वी आस्क देम टू प्लान अ प्रेगनेंसी। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देन इट इज़ ईजी फॉर अस to manage all these things and because diabetes and all हम late trimesters में होते हैं, स्टार्टिंग में बहुत कम डिटेक्ट हो पाते हैं, तो प्री टर्म या फिर पहले बर्थ होना, बच्चे छोटे होना, उनका वेट कम होना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हम इजीली टैकल कर सकते हैं विथ अल्ट्रासाउंड, विद द फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट्स, विद द मेडिकल स्पेशलिटीज़। जैसे किम्स कडल्स में अभी सारी फैसिलिटीज़ एक जगह अवेलेबल है, ICU है, बच्चे के भी ICUs है, सो वी कैन टैकल ऑल दीज थिंग्स वेरी इफेक्टिवली। मैम, कौन सी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाती है और साथ ही साथ इस टाइम पे कैसी उनकी केयर की जानी चाहिए? राइट, प्रेगनेंसी जो कि टीन एज प्रेगनेंसी मतलब बहुत अर्ली भी होना, सो इट इज़ हाई रिस्क। 35 ईयर्स एंड मोर
प्रेगनेंसी विथ IVF, देन प्रीवियस टू 2 सीजेरियन या कोई ऑपरेशन के बाद, जैसे किसी का फाइब्रॉइड यूट्रस है, उनका गांठ निकाला है, ओवेरियन सिस्ट हुआ है, तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस के बाद उन्हें प्रेगनेंसी हुई है, बार बार अबॉर्शन होना, बार बार 8 महीने 7 महीने के पहले ही डिलीवरी हो जाना, तो दैट इज़ कॉल्ड एज रिकरेंट अबॉर्शंस, रिकरेंट प्रीमैच्योर बर्थ्स, बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री जिसे बोलते हैं, देन डायबिटीज़, थायराइड एंड हाइपरटेंशन तो है ही, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल नाउ। तो इन सब में भी हमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी इसे कहते हैं। एंड ये प्रेगनेंसीज हम इफ़ेक्टिवली क्लोजर फॉलोअप से मैनेज कर पाते हैं। जैसे पहले 7 महीने में अगर हम बोलेंगे कि एक एक महीने में आना है, तो इन्हें हम 15-15 दिन में बुला के उसके क्लोजर साइंस देखते हैं। घर पे भी हम उन्हें ब्लड प्रेशर मॉनिटर करिए, शुगर मॉनिटर करो, फ्रिक्वेंटली हम उनके ब्लड टेस्ट वगैरह रिपीट करते हैं। सो दैट इज़ हाउ देन हम उनका मैनेजमेंट प्लान करते हैं। मैम, एक लेडीज़ को प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के दरमियान और प्रेगनेंसी के बाद अपनी केयर किस तरीके से करनी चाहिए? लाइक उनका डाइट किस तरीके का होना चाहिए? क्या वो योगा कर सकती है उस दरमियान, एक्सरसाइज कर सकती है? ये सारे क्वेश्चंस एक लेडीज़ के मन में होते ही है, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? राइट, डाइट आपने बहुत अच्छे से पूछा कि हमारे यहाँ बहुत मिथ्स है, राइट, कि अगर हम सुनते हैं और ये सारे लेडीज़ को ही अप्लाई होते हैं। बहुत बार उन्हें पीरियड्स के दौरान ये मत खाओ, प्रेगनेंसी के दौरान ये मत खाओ, या प्रेगनेंसी के बाद में ये मत खाओ, इस तरह के मिसकंसेप्शंस बहुत हैं। आपने सुना होगा कि पपाया, अनानास, ये सब चीज़ें नहीं, अंडा नहीं खाने देते, गर्म करता है, या फिर कोई सिट्रस फ्रूट, खट्टी चीज़, तो प्रेगनेंसी में अगर खाओ तो उन्हें ये हो जाना, कफ या सर्दी होना, ये सारे मिथ्स हैं। बिकॉज बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड, कि उन्हें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का परसेंटेज अलॉन्ग विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स लेने हैं। तो जिसमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो सीरियल्स एंड पल्सेस होल, जिसे पैक्ड नहीं हो, प्रोसेस्ड नहीं हो, बाहर का खाना नहीं खाना, घर में जितना आप बना के हेल्दी बना सकते हो, सैलड्स इंक्लूड कर सकते हो, ये सब चीज़ें अलॉन्ग विथ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन देयर डाइट, सो दैट दे शुड टेक विथ हाइड्रेशन। अगर हम 10 से 12 ग्लास पानी अगर दिन में हम उन्हें एडवाइस कर रहे हैं, तो उससे उन्हें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, उन्हें हाइड्रेटेड महसूस होता है, चक्कर नहीं आते बार बार, क्योंकि पानी की कमी, जैसे इस मौसम में पानी की कमी तो बहुत हो जाती है। तो ये चीज़ें उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट 7 मंथ्स में वी डू नॉट आस्क देम टू गेन वेट, मतलब पहले 7 महीने में वेट गेन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, और ये हम रिकमेंड भी नहीं करते कि आप जो वेट है आपका मेंटेन कीजिए, आप हेल्दी खाइए। आप अगर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इन सब चीज़ों के साथ साथ अर्ली मॉर्निंग, लेट मॉर्निंग एंड मिड इवनिंग स्नैक्स ले रहे हैं, तो आप 3 एडिशनल स्नैक्स ले रहे हैं, जिनको आप कम रख सकते हैं, उनके बहुत हेवी ना हो, आप बहुत ज़्यादा पेट भर के आप नहीं खाओ, लेकिन थोड़े थोड़े स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स लो, तो आपके लिए बेटर डाइजेशन होगा। क्योंकि प्रेगनेंसी में एसिडिटी होती ही है, एंड ये एसिडिटी के साथ आप खा नहीं पाते हो, बिकॉज आयरन कैल्शियम की टैबलेट है, इवेंचुअली आपके फॉलिक एसिड एंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी है ही। सेकेंडली, अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, जैसे कि आपने पूछा कि एक्सरसाइजेस अगर वो पहले से कर रहे हैं या फिर उन्हें नई एक्सरसाइज शुरू करनी है, तो वो डेफिनेटली वो प्रेगनेंसी में शुरू कर सकते हैं। प्रेगनेंसी से कोई या एक्सरसाइजेस से मिसकैरेजेस के रेट नहीं बढ़ते, ना उन्हें बेबी का वेट कम होता है, ना ही बच्चा IUGR या इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड, मतलब छोटा बच्चा पैदा होना, ये सब चीज़ें भी प्रेगनेंसी में नहीं होती एक्सरसाइज करने से। इनफैक्ट उनकी स्ट्रेचेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी मोबिलिटी बढ़ती है, और सीजेरियन सेक्शन का रेट भी कम हो जाता है। सो दैट इम्प्रूव्स बिकॉज पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस एंड हम जस्टेशनल डायबिटीज़ जो बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी में होने वाला डायबिटीज़, ये भी हम अवॉइड कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज वी कैन डू एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्योंकि प्रेगनेंसी के दरमियान मैडम ऐसा होता है, कई लेडीज़ को डायबिटीज़ हो जाता है, तो वो किस कारण होता है और इसे कैसे टाला जा सकता है? राइट, इंडिया में जैसे काफ़ी सारे लोगों को या किसी के भी फैमिली में डायबिटीज़ इज़ अ कॉमन जीन, वी कॉल इट एपिडेमिक इन इंडिया। तो अगर डायबिटीज़ का जीन आपके बॉडी में है, तो आप थोड़ा भी खाओगे तो आपका वेट गेन होगा, राइट। हमें PCOS नाम की बीमारी भी के बारे में भी हम सब लोग जानते हैं। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ जीन इन इंडियंस। तो ये जीन की वजह से हमारा कार्बोहाइड्रेट सेंसिटिविटी, मतलब हम जो स्टार्च खाते हैं उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इन प्रेग्नेंट फीमेल्स, अगर यही फीमेल्स जब प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उनमें 20 वीक्स के बाद
कार्बोहाइड्रेट इनटॉलरेंस भी चालू होता है, कभी कभी अर्ली भी डिटेक्ट हो जाता है। तो इन्हें डिटेक्ट करने के लिए जब वो फर्स्ट फॉलोअप पे आते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम जब हमें दिखाने आते हैं, तो हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करके करते हैं। इसमें 75 ग्राम्स हम ग्लूकोज देते हैं खाली पेट, पहले खाली पेट टेस्ट होती है और फिर 1 और 2 आवर्स में उनकी टेस्टिंग करते हैं, जिससे शुगर लोड के बाद अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ गई तो हम ऐसे पेशेंट्स को डिटेक्ट करके जेस्टेशनल डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट आराम से दे सकते हैं। तो दैट्स वाई दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। एंड डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बच्चे को ना हो, इसलिए हमें बैलेंस्ड होम ग्लूकोज मॉनिटरिंग एंड हॉस्पिटल मॉनिटरिंग इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। मैम, डिलीवरी के लिए क्या क्या ऑप्शन है? क्योंकि अभी जो मेडिकल साइंस है वो काफ़ी आगे बढ़ गया है, उसी के साथ साथ कई सारी टेक्नोलॉजीज भी है, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहोगे? आपने नॉर्मल डिलीवरी के बारे में और पेनलेस डिलीवरी के बारे में भी सुना होगा, राइट? पेनलेस डिलीवरी इज़ ऑल्सो अवेलेबल, सो वी शुड डिस्कस दोज ऑप्शंस। जैसे हम भी पेशेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं कि जब एक नॉर्मल बेबी है या फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी है, इसमें हम नॉर्मल डिलीवरी बड़े आराम से कर सकते हैं। आफ्टर 37 कंप्लीटेड वीक्स, मतलब 9th मंथ जब चालू हो जाता है, तो उसके बाद हम टर्म प्रेगनेंसी 40 वीक्स तक कहलाती है। इन प्रेगनेंसीज में अगर नेचुरली आपको पेन्स आए तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिजेरियन सेक्शन इज ऑल्सो सेफ एंड इट इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड इन सम पेशेंट्स वेयर नॉर्मल डिलीवरी इज़ नॉट पॉसिबल। तो ओनली दोज पेशेंट जहाँ मदर को या फिर बेबी को कुछ प्रॉब्लम है या फिर नॉर्मल डिलीवरी उनके लिए रिस्की है, ऐसे ही केसेस में हम सिजेरियन सेक्शन का ऑप्शन उन्हें बताते हैं। या फिर खून का बहाव कम होना, अल्ट्रासाउंड में पानी बहुत ही कम आना, या फिर बेबी कैन नॉट सस्टेन द पेन्स ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी। देन वी हैव फ्यू ऑप्शंस ऑफ असिस्टेड डिलीवरी ऑल्सो। जैसे नॉर्मल डिलीवरी के दौरान अगर मदर बहुत थक जाए, उन्हें बियरिंग डाउन पेन नहीं बियर कर पा रहे हैं और काफ़ी बार लंबे समय तक उनका लेबर चल रहा है, तो हम असिस्टेड डिलीवरी लाइक वैक्यूम और फोर्सेप्स, ये डिलीवरी भी उन्हें ऑफर करते हैं। प्रीवियस सिजेरियन के बाद होने वाली डिलीवरीज, लाइक पहले अगर एक सिजेरियन बर्थ है तो ऐसा नहीं कि हर बार सिजेरियन ही होगा। वंस अ सिजेरियन इज नॉट ऑलवेज अ सिजेरियन, वंस अ सिजेरियन कैन बी अ ट्रायल ऑफ स्कार, तो वी कॉल इट ट्रायल ऑफ स्कार, जिसमें हम नॉर्मल डिलीवरी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैम, ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर आप क्या बताना चाहोगे? क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान महिलाओं को कई सारी परेशानियां आती है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि वो ये सारी बातें डॉक्टर से भी कई दफ़ा डिस्कस नहीं कर पाती। आप क्या बताना चाहोगे? ब्रेस्ट फीडिंग इट शुड बी स्टार्टेड, मतलब एकदम से ये नेचुरल है मदर्स में, उनमें ऑक्सीटोसिन है जिसकी वजह से उन्हें एक मिल्क सिक्रीशन आता है, प्रोलैक्टिन है जिसकी वजह से भी मिल्क सिक्रीशन आता है। तो ये सारे हार्मोन्स है, ये डिलीवरी के बाद एक्टिवेट होते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा स्टिमुलस होता है बेबी ने उसे सकल करना, ब्रेस्ट को सकल करना। तो हमें ब्रेस्ट फीडिंग ये 1 आवर ऑफ डिलीवरी के अंदर ही अंदर स्टार्ट करना चाहिए। तो मदर को पूरी तरह ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से आने के लिए 48 आवर्स लगते हैं, जैसे सिजेरियन बेबीज़ को, तो उन्हें ऊपर का कभी कभार देना पड़ता है। लेकिन अगर हम स्टार्ट नहीं करेंगे तो इसको स्टिमुलस नहीं मिलेगा और आगे जाके ब्रेस्ट फीडिंग के प्रॉब्लम्स होंगे। सो डिमांड फीडिंग शुड ऑलवेज बी देयर, लाइक अगर बेबी डिमांड कर रहा है कि उसे भूख लगी है तो देन मदर शुड फीड द बेबी, डिस्पाइट ऑफ कि 2 घंटे पहले ही पिलाया था या 1 घंटे पहले ही पिलाया था। एंड बेबी कितना यूरिन पास कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम ये भी देख सकते हैं कि मिल्क इज सफिशिएंट और नॉट फॉर द बेबी। फॉर्मूला फीडिंग शुड बी अवॉइडेड, आर्टिफिशियल बॉटल्स शुड बी डिस्कार्डेड, दे शुड नॉट बी यूज्ड। लेकिन अगर कभी मदर को निपल रिलेटेड इशू है तो एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब मिल्क एक्सप्रेस करके उसको कटोरी या चम्मच से, आप स्टील की कटोरी जिसको स्टराइल करके आप दे सकते हैं। ये ब्रेस्ट मिल्क इतना ऐसा है कि आप बाहर भी अगर स्टोर करो, रूम टेम्परेचर भी, तो 8 आवर्स तक बड़े आराम से अच्छा रहता है। एंड ये कभी भी इजीली अवेलेबल है, मदर है पास में है, सबसे स्टेराइल ऑप्शन है। एंड दैट कैन बी गिवन बाय एनी वन हु इज़ देयर विद द प्रेग्नेंट लेडी, हु कैन टेक केयर ऑफ प्रेग्नेंट लेडी अलॉन्ग विद द बेबी। मैम, पोस्टपार्टम केयर कितनी ज़रूरी है और हमारे सोसाइटी में इसको लेकर अब कितनी अवेयरनेस है? मैं बोलूँगी कि अवेयरनेस सच में नहीं है, क्योंकि जैसे ही हो जाती है डिलीवरी उसके बाद फिर उनका बेबी की तरफ फोकस ज़्यादा होता है, मदर की तरफ फोकस कम होता है। हम जितने भी फॉलोअप्स बोले कि आप आओ दिखाओ, आपको पहले डायबिटीज़ था, आपका बीपी ज़्यादा था, आपको थायराइड की प्रॉब्लम थी, आपको एनीमिया था फॉर दैट मैटर, कि आयरन की कमी थी, हीमोग्लोबिन बहुत कम था, ऐसी मदर्स भी बार बार बोलने के बाद भी फॉलोअप के लिए नहीं आते।
वो पहले सूचर रिमूवल के लिए आ जाते हैं अगर सिजेरियन की मदर्स हो, लेकिन अगर जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो वो तो बहुत कम आते हैं दिखाने के लिए। तो दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड सो क्रूशल दैट एवरी विजिट, मैं तो चाहती हूँ कि अगर इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड में हम बच्चे के साथ साथ मदर को भी चेकअप करें सेम टाइम, जैसे 6 हफ्ता, 11 हफ्ता, 14 हफ्ते, इन सब चीज़ों पे मदर्स का भी इक्वली चेकअप होना चाहिए। साथ में उन्हें कब पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स के दौरान कैसे ब्लीडिंग जाता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद थोड़ा पैटर्न बदलता है, ये पैटर्न्स के बारे में अवेयरनेस देना ज़रूरी है। आयरन, कैल्शियम, बिकॉज बेबी विल गेट आयरन कैल्शियम थ्रू मदर्स मिल्क, तो मदर के मिल्क से ही मिलेगा। अगर मदर्स नहीं ले रही है एडिक्वेट डाइट और न्यूट्रिशन तो उन्हें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बेबी विल बी माल नरिश्ड। देन मिसकंसेप्शन इतने ज़्यादा है, कितने सारे इनको उबला हुआ पानी, उबला हुआ खाना, उन्हें प्रॉपरली डाइट एंड न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ दोज फैमिली ट्रेडिशनल बिलीव्स, वो लोग उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो दीज लेडीज आर माल नरिश्ड ओवरऑल, एंड देन उन्हें सिर्फ वो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू या घी खिलाएंगे तो वेट पुट ऑन करेंगे। तो ये मिसकंसेप्शन को हटा के हमें पोस्टपार्टम केयर पे अलॉन्ग विथ कॉन्ट्रासेप्शन वी शुड फोकस। मैम, आप लोगों को, खासकर महिलाओं को, क्या मैसेज देना चाहेगी? अगर प्रेगनेंसी से पूछो तो फिर अर्ली डिटेक्शन, अगर आप प्री कंसेप्शन काउंसलिंग करेंगे हर चीज़ का, तो आप प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप एक्टिव रहते हो थ्रू आउट प्रेगनेंसी तो आपके कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम है, एंड कॉन्ट्रासेप्शंस को बहुत अच्छे से एंड केयरफुली यू शुड मैनेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपने अपना समय दिया हमें। थैंक यू।